हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2020 सैंपल पेपर में कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है, तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में आपको दी है बैलेंस शीट और इसके बेस पर कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बनाना है। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए आपको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। वो आपको बैलेंस शीट में कहां मिलेगा? शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसकी डिटेल कहा है नोट्स टू अकाउंट का नंबर 1 आपको चेक करना है। तो यहां पर रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया है। अदरवाइज हमें क्या चाहिए होता है? सरप्लस। सरप्लस का मतलब जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है वो हमें चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है, वो मिसिंग है। तो क्या करें, कैसे स्टार्ट करें? अगर वो बैलेंस आपको नहीं दिया, इसका मतलब है आपका प्रॉफिट जो आपने बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया वो निल है। जनरल रिजर्व, इसके बाद आपने जो प्रॉफिट का हिस्सा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, वो प्रॉफिट का हिस्सा आप वापस से प्लस करोगे। तो वो कितना है? लास्ट ईयर 50,000 था, इस साल 70,000, मतलब 20,000 प्रॉफिट आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, तो वो वापस से ऐड करोगे। डिविडेंड हमने कोई डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं, टैक्स का प्रोविजन किया नहीं, तो अब आपके पास आ गया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 20,000। इसे हम लिखेंगे यहां सबसे ऊपर। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश का मतलब वो खर्चे या वो इनकम जिसके लिए आपने कैश में पेमेंट नहीं की या कैश रिसीव नहीं किया। वो कैसा खर्चा होगा? जैसे कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है, जो कि लास्ट ईयर 50,000 था, इस साल 60,000 है। जैसे आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को समझा है, उसी तरह से उसका दूसरा नाम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, जहां पर कंपनी एसेट के लिए एक अलग अकाउंट मेंटेन करती है, एट कॉस्ट उसको मेंटेन करती है, और हर साल का डेप्रिसिएशन वो एक अलग अकाउंट में लिखती है, रिकॉर्ड करती है, जिसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम दिया है। अब यहां पर देखा जाए तो इंक्रीज हो रहा है 10,000, इसका मतलब इस साल हमने 10,000 का डेप्रिसिएशन और लगाया। क्या यही होगा एग्जैक्ट फिगर? नहीं। आप यहां पर ध्यान से रीड करो, कंपनी कह रही है कि हमने इस साल 30,000 की मशीनरी को बेचा है, जिस पर हमने 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाया था। तो यहां पर आपको पहले एक अकाउंट बनाना होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उससे आपको एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन पता चलेगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग लिखो 50,000, डेबिट साइड पर आ जाएगा क्लोजिंग 60,000। जो इस साल आपने मशीनरी बेच दी, उसका डेप्रिसिएशन हम यहां से हटा देंगे, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस प्रेजेंट करेगा डेप्रिसिएशन उस मशीनरी का जो एट प्रेजेंट आपके पास है। तो यहां जो 50,000 में 10,000 का डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, और ये आपने बेच दिए, तो हम यहां से इसको ट्रांसफर कर देंगे, कहां लिखेंगे? मशीनरी अकाउंट में। अब देखो, डेबिट साइड का टोटल 70,000 है और क्रेडिट साइड का 50,000। इसका मतलब इस साल का जो डेप्रिसिएशन है वो आपका कितना है? 20,000। यहां पर आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। राइट, बाय डेप्रिसिएशन नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 20,000, एंड में लिखो 70,000। तो ये डेप्रिसिएशन आपके पास आ गया 20,000 का, इसी को ही आपको वापस से प्लस करना है। अब देखो यहां पर आपके पास जो अकाउंट मशीनरी का बनाना है, उसमें कैसे लिखोगे? ओपनिंग आपका आ जाएगा 2 लाख, क्लोजिंग आपका आ जाएगा 2,60,000। इसके बाद जो आपने एसेट बेची, मशीनरी बेची, वो बुक वैल्यू दी है आपको, मतलब आज की डेट में उसकी वैल्यू 30,000 है, जिसे हमने 50% लॉस पर बेचा। तो 30,000 का 50% हो जाएगा 15,000 लॉस, बाकी पैसा जो मिला आपको वो 15,000 है। अब आपने जो एसेट बेच दी है, उसको आपको यहां से हटाना है। तो आपकी जो एसेट है उसकी वैल्यू आपको यहां से हटानी है, आपको दिखाना है कि आपने उसको किस तरह से यूज किया। हमने 10,000 का उस पर डेप्रिसिएशन लगाया,
15,000 हमको बेच करके इसका पैसा मिला और 15,000 हमें लॉस हुआ, तो टोटल 40,000 की ये एसेट थी। 40,000 की तो थी, 30,000 की आज की डेट में वैल्यू है और आप डेप्रिसिएशन लगा चुके हो 10,000, मतलब जो आपने ये मशीनरी खरीदी थी वो 40,000 की थी। तो 40,000 को आपने किस तरह से यूज किया, डेप्रिसिएशन लगाया, उसको बेच करके पैसा मिला और ये इतना लॉस हुआ। अब क्रेडिट साइड का टोटल 3 लाख है, डेबिट साइड का टोटल था हमारा 2 लाख, तो डिफरेंस क्या हो गया 1 लाख का। 1 लाख आपने ये एसेट परचेज की है ड्यूरिंग द ईयर और मशीनरी परचेज की, तो हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। तो डेप्रिसिएशन हम वापस से यहाँ पर ऐड कर देंगे, नॉन कैश आइटम है। इसी तरह से एसेट को बेचते हुए जो आपको लॉस हुआ और आपने प्रॉफिट एंड लॉस में उसको क्या किया, डेबिट किया, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, फर्स्ट थिंग ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। एसेट को बेचना या खरीदना आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कवर होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं। दूसरा, ये आपका लॉस अगर हुआ तो इसके लिए आपको किसी को पेमेंट नहीं करनी पड़ी या किसी ने आपको पेमेंट दी नहीं है, तो लॉस को आप वापस से ऐड करोगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 15,000 नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी है और नॉन कैश आइटम भी है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, आपको चेक करना है एसेट्स में कोई इंटेंजिबल एसेट है जो आपकी डिक्रीज हो रही है। हाँ, यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट दी है आपको गुडविल, जिसकी वैल्यू थी 10,000 जो रिड्यूस होकर के 2,000 हो गई करंट ईयर में। तो रिड्यूस क्यों हुई, सेल तो हमने की नहीं है, इसका मतलब कंपनी ने ये राइट ऑफ की है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया है। तो गुडविल रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ कर रहे हो तो इसके लिए आपने किसी को पेमेंट नहीं की, तो इसको वापस से ऐड करोगे 8,000 रुपीज। और क्या हो सकता है, अब आपको चेक करना है क्या आपकी जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो 12% डिबेंचर्स है जिस पर आपने इंटरेस्ट दिया होगा। इंटरेस्ट दिया है, वो खर्चा आपने कहाँ डाला, प्रॉफिट एंड लॉस में। डिबेंचर से रिलेटेड खर्चा कहाँ आएगा, फाइनेंस एक्टिविटी में। तो यहाँ ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, तो हम इसको वापस से प्लस करेंगे। तो कितना होगा, डिबेंचर्स आपके थे लास्ट ईयर 1 लाख और इस साल है 80,000, मतलब आपके डिक्रीज हो रहे हैं, रिडीम किया आपने, रीपेमेंट की है, कब की है, एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, 31 मार्च 2020 को आपने पेमेंट किया। इसका मतलब पूरे साल के लिए आपके पास 1 लाख के डिबेंचर्स रहे जिस पर आपका इंटरेस्ट बनेगा 12% के हिसाब से 12,000। तो वापस से एड बैक करो क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो गया, फाइनेंस एक्टिविटीज में हम इसको कवर करेंगे। तो जो भी चीज कवर होनी थी नॉन कैश आइटम या नॉन ऑपरेटिंग आइटम में हमने लिखी। अब आपके पास यहां पर आ जाएगा 55,000, इसको ऐड करने पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 75,000। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स में जो चेंजेस आए, तो करंट एसेट्स आपको चेक करनी है और करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स जिसकी डिटेल आपको नोट्स टू अकाउंट में दी है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स थे लास्ट ईयर 40,000, इस साल 60,000। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी मींस आपके पास फंड्स का इनफ्लो हुआ है, एक तरह से आपने लोन लिया है। अगर आप कोई सामान उधार पर खरीदते हो और उसको पेमेंट नहीं की तो एक तरह से आपने उससे लोन लिया है, तो लोन लेना फंड्स का इनफ्लो है। तो ऐड इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 20,000। उसके बाद बिल्स पेबल आपके 80,000 से इंक्रीज हो गए, ये भी आपकी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो ऐड करोगे 80,000। आपको नेट अमाउंट 1 लाख नहीं दिखाना यहां से देख करके कि 1 लाख से आपकी ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहे, नहीं, जहां डिटेल दिए तो आपको डिटेल से ही इंफॉर्मेशन पिक करके अलग अलग लिखनी है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लास्ट ईयर 25,000 थे, इस साल 20,000 है, इसका मतलब 5,000 की आपने पेमेंट की है। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज मींस आपने पेमेंट की है, पेमेंट करोगे तो आउटफ्लो होगा। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज लास्ट ईयर 70,000 थी, इस साल 90,000 है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन करंट एसेट, मतलब आपने एसेट को खरीदा, खरीदोगे तो पेमेंट करोगे और पेमेंट करोगे तो आउटफ्लो होगा, तो 20,000 आप लेस करोगे। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल जो कि लास्ट ईयर 40,000 थे, इस साल 60,000, 20,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब एसेट खरीदना, एसेट का इंक्रीज होना आपका आउटफ्लो है। एक तरह से आपने किसी को सामान उधार में बेचा तो वो एक तरह से आपने उसको लोन दिया, तो
तो 20,000 आपका यहाँ पर क्या हो गया, आउटफ्लो। तो इनफ्लो और आउटफ्लो को प्लस माइनस करने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, नेट पॉजिटिव अमाउंट आ रही है 1,30,000। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया 1,30,000। टैक्स पेड या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कुछ भी नहीं है, तो फाइनली आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ये रिजल्ट हो गया। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या कवर करोगे, आपने अभी कैलकुलेट किया था, आपने जो मशीनरी सेल की उससे इनफ्लो हुआ 15,000 का, आपने मशीनरी परचेज की है 1,00,000 रुपीज की, और इसके बाद यहां पर देखो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ रहे हैं, जो कि लास्ट ईयर 1,00,000 थे, इस साल इंक्रीज हो गए 1,30,000। इस साल इसका मतलब आपने 30,000 के और आपने लोन दिए। तो किसी को लोन देना एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, आउटफ्लो है, तो 30,000 आप माइनस करोगे। तो 1,30,000 माइनस करने के बाद नेट आ रहा है नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 1,15,000। इस एक्टिविटी में आपने कैश को खर्च किया है, डिक्रीज किया है। लास्ट फाइनेंस एक्टिविटीज में आपको क्या कवर करना है कि आपने फंड्स कहां से अरेंज किए, फंड्स कहां से इनफ्लो हुए, तो वो आपको शेयर होल्डर्स फंड से चेक करना है। तो शेयर कैपिटल आपकी लास्ट ईयर 2,00,000 थी और इस साल 2,50,000 हो गई। तो 50,000 से इंक्रीज होना मतलब शेयर्स इशू किए, इनफ्लो हुआ, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इनफ्लो हुआ 50,000। नेक्स्ट आपका क्या था इसमें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपके जो डिबेंचर्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं 20,000 से। तो डिबेंचर्स डिक्रीज होने का मतलब है आपने रीपेमेंट कर दी, लोन पे करना आउटफ्लो है, तो लेस करोगे डिबेंचर्स रिडीम्ड 20,000। इसके बाद जो आपने इस पर इंटरेस्ट दिया, कितना दिया था इंटरेस्ट, 12% के हिसाब से 1,00,000 पर, तो वो कितना बना था 12,000। 12,000 आएगा, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ लिखा है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट है 1,00,000 पर 12%, 12,000। तो आउटफ्लो हो गया 32,000 का, 32,000 का, तो पॉजिटिव आंसर है 18,000। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज 18,000। 18,000 तीनों एक्टिविटीज आपने कर ली, तो तीनों एक्टिविटीज का प्लस माइनस अगर आप चेक करते हो तो उससे नेट इंपैक्ट क्या आ रहा है, 33,000 पॉजिटिव। मतलब ड्यूरिंग द ईयर इन तीनों एक्टिविटीज को करने से इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हुआ है 33,000 का। इस साल हमने 33,000 का कैश का बैलेंस इंक्रीज करा है। ओपनिंग बैलेंस हमारा 65,000 है। बैलेंस शीट में आप चेक करो, लास्ट में करंट एसेट्स में आपको दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 65,000। हम कह रहे हैं हमारा ओपनिंग इतना था और ड्यूरिंग द ईयर हमने इतना इंक्रीज किया, तो दोनों का टोटल करते हो तो वो मैच करना चाहिए 98,000 क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमारे अकॉर्डिंग क्लोजिंग बैलेंस इस साल में एंड में हमारा कैश का बैलेंस होना चाहिए 98,000। क्या यही बैलेंस आ रहा है आपकी बैलेंस शीट में, हाँ यही आ रहा है, मैच कर रहा है। इसका मतलब हमने क्वेश्चन कंप्लीटली करेक्टली परफेक्ट किया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस किस चीज को कहाँ कवर करना है, कोई भी चीज मिस ना हो, तो किस तरह से आपको एक एक चीज को चेक करना है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो, रिवीजन चालू रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।